हेलो डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत शानदार हो गए और बहुत शानदार तरीके से मैथ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अगला आने वाला एग्जाम है जो मैथ का एग्जाम है। तो आई होप आप लोग इतना कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाने से पहले हो जाओ कि क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सको। अगर इतना कॉन्फिडेंस आप में नहीं है तो अभी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी 2 से 3 दिन आपके पास समय है, तो 3 दिन में आप लोग रात दिन एक कर दो। और अगर नहीं कर पाओगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करो। अपने जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे कि कैसे पढ़ाई करना है, किस तरह से पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो आज हम आप लोगों के लिए 3 टॉपिक यहाँ पे लेकर आए हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रिगोनोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो बच्चे इन चैप्टर्स में अभी जिनको दिक्कत हो रही है, या फिर जो भी बच्चे एडवांस मैथ लिए हैं 10th क्लास में, तो उन बच्चों के लिए खास करके मैं आज ये चैप्टर करवाने जा रहा हूं। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में कैसे घुमाकर बोर्ड एग्जाम्स वाले पूछेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम वाले ही जानते हैं। या फिर आर डी शर्मा से उठाकर दे दिया क्वेश्चन, आर डी शर्मा में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को क्या है और कैसे इनका कैलकुलेशन करना है, कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोग भी साथ के साथ ट्राई करते चलना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग बताओ, खुद से जल्दी से आप लोग ट्राई करो। और नहीं हो अगर समझ में आता है तो यहाँ पे आओ। तो इसमें एलएचएस में क्या है, एलएचएस में आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपका एक आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा अपॉन सेक थीटा। समझ गए। अब इसमें कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर को क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने से ये साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और tan थीटा को क्या लिखेंगे, tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, डिवाइड में एक कॉस थीटा है, न्यूमरेटर में भी एक कॉस थीटा है, साइन थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसे कैंसिल आउट कर लेंगे और इसे भी कैंसिल आउट कर लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा जो कि आरएचएस के इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो आर डी शर्मा से मैंने उठाया है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मैं थोड़ा आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और यहां से ब्रैकेट स्टार्ट फिर से कर लो, सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन कैसे करोगे आप लोग, जितना सारा सेक और सेक थीटा है और tan थीटा है, उन सबको क्या करो आप लोग cos थीटा में कन्वर्ट कर लो। cos थीटा में कन्वर्ट करके फिर एलसीएम लोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका हमेशा गलत होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई लेवल पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, और ये क्या है सेक ए प्लस tan ए। यहां से सेक को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लो, कॉस यहां से इस तरीके से लिखा जा सकता है
और tan थीटा को क्या लिख लेंगे, sin थीटा, यानी sin ए अपॉन cos। अब इसमें यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें एलसीएम ले लो आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए, और यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, cos ए आपका एलसीएम निकल के आएगा 1 प्लस साइन ए आपका ये। अब यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपका 1 जो कि RHS के इक्वल आ गया। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करो। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, अगर जब तक खुद से नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होते रहेगी, तो इस बात पे आप ध्यान देना और गौर भी करना। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करो, अभी खुद से पहले ट्राई करो, नहीं हो तब आप यहाँ पे हेल्प। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, cosec थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर लो इसका, cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चलो ये आपका प्रूव करके दिखाना है, ये cos स्क्वायर थीटा के साथ। तो बस एक लाइन का आपका ये आंसर है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है ये cos a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, तो आप लोग खुद से कर लो इसको जल्दी से, और नहीं होता है तो एक लाइन का यहाँ पे कैलकुलेशन इसका है, एक लाइन का आंसर। क्वेश्चन अभी थोड़ा छोटे, पहले मैं इजी लूंगा, फिर धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हार्ड तक चले जाएंगे। यहां से 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, cosec थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, cosec थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहां से cosec स्क्वायर अगर हम बात करें, क्या हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं है। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो आप लोग, cosec स्क्वायर थीटा को दूसरे तरीके से यहाँ पे cos के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। चलो इसमें आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इसका साइन स्क्वायर थीटा ले लो, और यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 4 थीटा। अब 1 माइनस साइन 4 थीटा को क्या ब्रेक करोगे ये बताओ, क्या इस तरह से आप लोग ध्यान दो, अगर तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये भी क्या आपका 1 ही होता है, तो हाँ बिल्कुल, हाँ ये भी 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस 4 थीटा अपॉन, सॉरी यहां से ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये फिर कॉस के फॉर्म में नहीं है, डिवाइड में आपका साइन के फॉर्म में। तो इसे कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना एक बार, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, इसमें क्वेश्चन आपका गलत लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये कैलकुलेशन गलत आ रहा है। क्वेश्चन आपका करेक्शन कर लो आप लोग भी यहाँ पे साथ में साथ। ये क्या होगा, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो एक सेकंड यहाँ पे ध्यान देना आप लोग फिर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी अगर आप लोगों को याद है, तो यहाँ से क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका 3 आइडेंटिटी होता है, इन तीनों का इस्तेमाल बहुत बार देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको नोट आउट करें। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो यहां से फिर से फर्दर सॉल्व कर लो, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 1 प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बचा रह जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आप क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ से इसका सॉल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हो जाएगा आप लोग से तो क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करना। चलो मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज कर लो, ये आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे सेम प्रोसेस से जैसे हमने पिछले बार किया था सेम तरीका से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी का इस्तेमाल इसमें भी होगा और इसमें भी जो मैंने सामने आप लोग के लिए लिखा है वही आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग करना जो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने करा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलएचएस में आपका होगा, ध्यान देना, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज कर लो, ये क्या है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से आपका यहाँ से निकल के आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को यहां से लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर से सॉल्व कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का sin स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल आपका हो जाएगा और क्या ये निकल के आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आइडेंटिटी पे आधारित किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही आराम से करना, बहुत ही सावधानी से करना, क्योंकि आइडेंटिटी अगर याद है तो इसका इस्तेमाल भी करने आप लोगों को आना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां से चलो क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, चलो ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। यहाँ है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये है आपका एक क्वेश्चन और मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख दे रहा हूँ साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कॉस ए यानी कि कॉस थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे यहाँ पे ध्यान देना। चलो जल्दी से इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ नीचे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान है, बस 2 लाइन का है, तो आप लोग यहाँ से करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कर देता हूँ। यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर, ये आपका एलएचएस में दिया हुआ है। एलएचएस में दिया हुआ है तो कॉट में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस यहां से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, जो कि RHS के इक्वल है आपका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे cos थीटा माइनस tan थीटा, cos थीटा माइनस
tan थीटा। तो इससे पहले कैसे सॉल्व करोगे आप लोग बताओ। cos थीटा माइनस tan थीटा है, तो इसको हम ये लिख रहे हैं cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहां से आगे क्या करोगे फर्दर ये बताओ। यहां से आगे आप लोग सिंपल सा एक cot थीटा होना चाहिए, यहाँ पे cot, हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए आपका cot थीटा होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सारा मिस्टेक है, तो ये cot थीटा है, ध्यान देना। cot थीटा है तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा इंटू cos थीटा यानी कि ये क्या निकल के आएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। और अगर हम बात करें sin स्क्वायर थीटा का टर्म न्यूमरेटर में कोई भी नहीं है, तो sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या लिखने जा रहे हैं हम cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा ना, हाँ cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू RHS। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो कि आइडेंटिटी पे आधारित क्वेश्चन है। अगर इससे नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया है तो चल अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपको यहाँ देखना है, और उससे करने की पहले कोशिश करना, और अगर आपसे नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा इन प्लस cot थीटा। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 भी साथ के साथ ही लिख ले रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एक ही साथ लिखने में ज्यादा बेनिफिट। ये है आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अब इसको जल्दी से आप लोग पहले लिख लो, उसके बाद हम दोनों क्वेश्चन आपको एक ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, इतने सारे tan और cot है, उन दोनों को पहले एक तरह से एक जैसा कन्वर्ट कर लो, यानी कि cot है तो tan में कन्वर्ट कर लो, और दूसरा tan में दिया हुआ तो tan में कर लो, ठीक है। तो यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। LHS में जो दिया हुआ उसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहां से क्या करेंगे tan थीटा प्लस अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस में यहां से क्या करेंगे cot थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन cot थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक काम करेंगे यहाँ पे कि इसे हम इसी फॉर्मेट में रहने देंगे। चलो इसको यहीं पे tan थीटा के फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं tan थीटा, तो यहां से एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा tan थीटा अपॉन tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस का 1, यहां से प्लस में बीच में है, और ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ जो डिवाइड में वो ऊपर लेके चले जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
तो यहां से देखते हैं, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ पे अगर 1 माइनस tan थीटा लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आपको माइनस में बाहर लेना, ठीक है। साथ में ये क्या हो जाएगा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब इन दोनों में क्या है आपका 1 माइनस tan थीटा एलसीएम, इसको मैं ले रहा हूं, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का अपॉन में एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा दोनों जब एक जैसा दिया हुआ है, और आपको न्यूमरेटर में क्या पुट करके लाना है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे लाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस में cot थीटा। तो इसे क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसे या तो cot को tan में कर लो, तो cot को tan में जब करोगे तो क्या आएगा देखना ध्यान से, यहां से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो ये काफी बड़ा चला जाएगा, इसको इस तरीके से नहीं करते। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो इसे हम क्या करेंगे इसी तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे, तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें साइन और कॉस में कन्वर्ट करके, देखो क्या आता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से काफी बड़ा चला जाएगा, तो इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। शॉर्टकट में क्या हम करने जा रहे हैं, एक सेकंड आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे ये ध्यान देना आप लोग कि क्या हम इसे बाहर करके tan स्क्वायर थीटा, अच्छा सॉरी यहाँ पे cot थीटा था तो मैंने cot स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, इसे इस तरीके से लिख लो, कैसे 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा तो ध्यान देना आप लोग। यहां से इसे क्या ले सकते हैं माइनस का 1 अपॉन, या फिर इसे ऐसे ही रहने दो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन tan थीटा, समझ गए 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब इसमें क्या करना है आपको, एलसीएम tan थीटा ले लेना, एलसीएम tan थीटा लोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा, यहां से एलसीएम क्या हो गया tan थीटा tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का tan क्यू थीटा प्लस का 1, इसी को अरेंज करके 1 माइनस tan क्यू थीटा भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और ये बन गया आपका 1 माइनस tan क्यू थीटा अपॉन tan। अब यहां से एक चीज ध्यान देना आप लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको आता है अच्छे तरीके से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो उसे हम इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर हो गया प्लस का ए बी यानी कि tan थीटा इंटू 1 क्या होगा tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर लो, अपॉन में ये हो जाएगा tan थीटा, इसको ब्रैकेट क्लोज करो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में tan थीटा रह गया। तो इसे सेपरेट अगर करोगे हमारा तो 1 अपॉन tan थीटा हो गया ये, प्लस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, और ये tan थीटा अपॉन tan थीटा, tan थीटा अपॉन में tan थीटा। तो ये तीनों टर्म को हमने सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट करने के बाद 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है cot थीटा, यहां से tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा क्या होगा आपका सिर्फ और सिर्फ tan थीटा होगा। तो यहां से tan थीटा मैंने लिख दिया, और tan थीटा प्लस tan थीटा ये 1 हो जाएगा, जो कि आज जिसके बराबर है। तो ये आपका थोड़ा सा प्रूफ जो है बड़ा था, तो इसको ध्यान से आप लोग करना, जहां पे जिस चीज की जरूरत है वो ध्यान में रखना। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो 4 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से आपके बन के आएंगे, इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपका सेक माइनस tan अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है।
तो चलो इसको पहले जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, और इस तरफ अगर लिख लियो तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है, जिसमें क्या है आपका 8 में सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस का tan थीटा। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशनलाइज इसको करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद क्या आएगा देखना ध्यान से, सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस का tan थीटा। अब यहां से a प्लस वी इंटू ए माइनस वी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, तो इसे क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ आप लोग आइडेंटिटी अगर आपको याद होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से मैं क्या अगले लाइन में लिखने जा रहा हूं, सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1। अब यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन ए नहीं साइन थीटा है। तो इन सारे टर्म्स को जो tan और sec के फॉर्म में है उसे कहां किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको साइन और cos के टर्म में कन्वर्ट करना। तो इसको जल्दी से करो, उसके बाद आप लोग इसमें एलसीएम लिखना, अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग का इसके बाद कर सकते हो, आप लोग खुद से ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका cos थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर हो गया, समझ गए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, और इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर साथ में माइनस का 2ab यानी कि 2 साइन थीटा। आई होप इसको समझने में दिक्कत नहीं आपको हो रही है। और इसके बाद क्या करेंगे इसमें आप लोग बताओ, इसके बाद या एक सेकेंड आप लोग इसे इतना ही रहने दो, इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें करोगे तो और थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इस दूसरे तरीके से देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अब इसे क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो थोड़ा ध्यान देके करना। ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पावर 1 बचेगा जहां पे 2 लिखा हुआ है। इसके आगे क्या करेंगे, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसमें क्या करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां से क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ गए। अब ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिख दिया और डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, जो कि आपका RHS के इक्वल। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और पूछा हुआ सवाल है, और साथ में RD शर्मा बुक में भी दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना।
इसे अगर नहीं हो तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। दो क्वेश्चन में यहाँ पे हर बार लिखूंगा, तो आप लोग एक क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो दूसरे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, करने की कोशिश करना। और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया गया है। यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे गए, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए, तो ये यहाँ से ध्यान से करना। कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू 2 कॉसेक ए, सॉरी यहाँ पे ए प्रूफ करना है, साइन ए प्लस कॉस ए। तो एक पहला क्वेश्चन तो आपका ये हुआ 9 नंबर। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। ये क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a, यानी कि ये आपका प्रूव करके दिखाना है। तो जल्दी से इससे पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम इसके कैलकुलेशन पे आते हैं। इसके कैलकुलेशन पार्ट में क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चंस देख सकते हो आप लोग, किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के अलावा जो भी बच्चा है एडवांस मैथमेटिक्स ले रखा है, तो उन सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से करके जाओ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए एग्जाम में। अगर कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आए तो आप लोग धड़ल्ले से उस क्वेश्चन को करो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सबसे पहले एलएचएस में आपका cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। यहां से इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉट को सबसे पहले टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका cos a अपॉन, यहां से ये करते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन cos a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन साइन ए। तो इसके बाद इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लो आप लोग जल्दी से। यहां पे क्या आएगा 1 माइनस, ओके एक सेकेंड आप लोग ध्यान देना, क्या ये करना सही है। यहाँ पे ये काम करना आप लोग, इसके नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करना है। इसको मैं टेन ही रहने देता हूं, इससे बेनिफिट क्या होगा आप लोग ध्यान देना। 1 माइनस टेन ए, और इसे हम क्या कर देते हैं, जो कॉट ए लिखा हुआ था 1 अपॉन टेन ए करते हैं। समझ गए, 1 अपॉन टेन ए करोगे तो एलसीएम फिर आगे क्या होगा देखो, cos ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन, यहां से आ गया टेन ए, ये हो गया टेन ए माइनस का 1। समझ गए। अब इसके बाद इस टेन को न्यूमरेटर में लेके चले जाओ। यहां से हो गया cos ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। इसमें अगर एलसीएम अगर लेना चाहते हो, इसमें अगर माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन ए इंटू टेन अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए। इस तरीके से आप लिख सकते हो अगर माइनस कॉमन लेते हो तो। इसके बाद फर्दर एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस टेन ए आपका एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस टेन ए आपका एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करो तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से आएगा आपका cos ए माइनस साइन ए इंटू टेन। यहां से क्या निकल के आएगा, cos ए माइनस साइन ए इंटू टेन। तो यहां से आगे क्या करोगे आप लोग, यहां से अगर टेन को क्या करें साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा cos ए माइनस साइन ए अपॉन इंटू
साइन ए अपॉन कॉस, समझ गए, साइन ए अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपका ब्रैकेट क्लोज यहां से हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो अगर इनमें एलसीएम ले तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर, समझ गए। यहां से मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, यहां से क्या निकल के आएगा, न्यूमरेटर में अगर एलसीएम कॉस ए लोगे तो यहां से क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए क्योंकि साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, फिर इसमें एलसीएम अगर लोगे तो कॉस ए एलसीएम आएगा, ये क्या बनेगा, कॉस ए माइनस का साइन ए। अब यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट आपका हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, कॉस ए माइनस साइन ए। अब ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो इसे इस तरीके से लिखना आप लोग, ध्यान देना। यहाँ ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन, यहां से क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए इक्वल टू आर एच एस, ये आप देख सकते हो कि आपका आर एच एस में क्या निकल के आया है, साइन ए प्लस कॉस ए या फिर कॉस ए प्लस साइन ए लिख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। इसे करने के बाद आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 पे स्विच करो, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन ही भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग तरीके से पूछा गया आप लोगों से। इसमें सिंपल सा क्या करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि टेन और कॉट का कोई मतलब इस क्वेश्चन में नहीं बनता है। तो देखते हैं कैसे आप लोग करते हो। जल्दी से आप लोग मेरे से अगर पहले कर दे रहे हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे मेरे से पहले नहीं हो रहा है तो आपको अभी और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, तो एक बार सेशन को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और साथ के साथ शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सके। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में एलएचएस देखो आप लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब इसमें क्या करना है, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्म में लिख देना है। तो यहां से क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, साइन स्क्वायर ए लिख लो, ए दिया हुआ है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस यहां से साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहां से ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसमें क्या करना है, आपको दोनों में एलसीएम ले लेना है। तो यहां से क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज कर लो, साथ में ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से अगर हम बात करें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है आपका 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, यहाँ भी 1 होगा। तो यहां से मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन, क्योंकि दोनों साइड 1 इंटू 1 1 होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब यहां से जो आंसर निकालना है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन 4a। तो यहाँ पे कॉस को क्या करना है, 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। चलो यहाँ मैं लिख रहा हूं अगले लाइन। आइडेंटिटीज आप लोगों को अच्छे से इस्तेमाल करने आना चाहिए। अगर आइडेंटिटीज अच्छे से नहीं इस्तेमाल करने आता है तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से देखो 1 अपॉन मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4a इक्वल टू आर एच एस। वे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसमें 4-5 क्वेश्चन हम एक ही जैसा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन कर लो।
तो इसे अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो सारे क्वेश्चंस को। इस तरह से आपका मैं 4 से 5 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में करवाऊंगा और उन्हीं सारे क्वेश्चंस में से कोई एक आपका एग्जाम में उठकर आ जाएगा। तो आप लोग उसको ध्यान से करना और समझदारी से करना, क्योंकि सारा का सारा काम ट्रिगोनोमेट्री का है। जो भी आपका लैंग्वेज रहता है उसे समझो, फिर डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लो। अगर डायग्राम आप ड्रॉ करना चाहते हो तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है तो डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। और अगर आप लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चन है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन है, दिमाग से कैलकुलेट करो और आंसर करो। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है अ टावर, आप लोग भी साथ के साथ लिखते चलो। अ टावर stands vertically on the ground, vertically on the ground 20 meter away from the foot of a tower, 20 meter away from the foot of a tower, the foot of a tower. आगे क्या कहता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower, of the top of the tower is 60 degree. Is 60 degree. क्या कह रहा है? What is the height of the tower? What is the height of the tower? देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि टावर की हाइट निकाल के दिखाओ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लो आप लोग। एक मानो टावर इस तरीके से है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस टावर की है एक पॉइंट है, वहां से आपका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? थीटा, जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है? 20 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर मतलब इसके फुट से जो है यहाँ से आपका इस पॉइंट की डिस्टेंस जो दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। समझ गए? तो इस टावर का मैं नाम दे रहा हूं ऐसे, ध्यान देना आप लोग। ए बी और ये हो गया सी, यानी एसी की डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपका? 20 मीटर। तो आपसे पूछा क्या गया है? सिंपल सा पूछा गया है कि हाइट इसकी निकाल के दूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? ए बी अपॉन ए सी। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है? थीटा का वैल्यू आपका 60 डिग्री है। ए बी का हमें नहीं फाइंड करना है, ए बी तो फाइंड ही करना है, और ए सी आपका 20 डिग्री है। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका? आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। तो ये आपका √3 इंटू 20 इक्वल टू ए बी हो गया। और √3 का वैल्यू कितना होता है? √3 का वैल्यू होता है आपका 1.732। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने लिखा जा रहा है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। और अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए 2 नंबर में, या फिर ज्यादातर इसमें चांसेस है कि आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ही इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ladder leaning against a wall, leaning against a wall is 60 डिग्री। यानी कि एंगल आपका कितना दिया हुआ? 60 डिग्री दिया हुआ। एंड द फुट ऑफ लैडर इज, and foot of ladder is
20 मीटर, 20 नहीं लिखा हुआ है, 9.5 मीटर इसमें दिया, 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल। आगे आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि आपसे लैडर की लंबाई पूछी गई है, लेंथ ऑफ द लैडर। अब इसमें सेम डायग्राम तो आपका सेम ही रहना है, कोई चेंजेस नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज क्या आना है कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है आपका, ये सिर्फ लैडर दिया हुआ है, इस तरीके से लैडर बनता है, तो ये आपसे लंबाई इसकी पूछी गई है, और इसमें क्या चेंज होगा, ये 9.5 मीटर इसकी हाइट, और ये एक दीवार है तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, और यहाँ पे इस तरीके से दीवार बना है, ठीक है। तो बिल्कुल डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज आएगा। और इसमें आगे जो पूछा गया है आपका, वो ट्रायंगल तो सेम ही रहना है, ट्रायंगल में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें जो परिवर्तन आएगा वो साइन थीटा में आएगा, क्योंकि हमें इसकी लंबाई पूछा गया, तो हमें क्या करना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है, cos थीटा का। तो यहाँ से cos थीटा क्या हो गया, AC अपॉन BC, यहाँ से क्या cos थीटा कितना है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से आपका AC कितना है, आपका 9.5 है, और ये कितना दिया हुआ है आपका BC, हमें नहीं पता, BC को इस तरफ ले आओ, ये आ गया BC इक्वल टू 9.5 अपॉन cos 60 डिग्री, यानी कि 9.5 अपॉन cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो यहाँ से आपका 1/2 हो गया, यानी कि 9.5 इंटू 2 हो गया है, आ रहा है 20 मीटर इसकी लंबाई है, यानी कि लैडर की लंबाई कितनी है आपका, 19 मीटर। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, इसे करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अब इसी में क्या आपसे दे दिया जाएगा, इसमें आपसे दे दिया जाएगा कि ये बताओ कि अगर इस टावर के ऊपर, मान लो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टावर के ऊपर हम एक फ्लैग लगा दें, तो फ्लैग की ऊंचाई हम कैसे फाइंड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज मैं कर रहा हूं, और आप लोग कैलकुलेशन सोल्यूशन जल्दी से नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 12 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आर्टिकल क्या लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में, वर्टिकल टावर, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन अ हॉरिजॉन्टल plane and is surmounted by a vertical flag, at a point on the plane, on the plane 70 meter away from the foot of tower, an observer noticed that सेकेंड, यहाँ पे ध्यान देना, the elevation of the top, that the elevation of the top and bottom of the flag staff are 60 degree and 45 degree respectively. तो कह रहा find the height of the flag and that of the tower. Find the height
of the flag star and tower। यानी आपसे दोनों दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक तो फ्लैग की हाइट आपसे पूछा गया है और दूसरा आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें आपको फ्लैग स्टार यानी कि झंडे की लंबाई आपको बताना है कितने हाइट उसकी होगी। समझ गए? तो पहले इसमें आप लोग डायग्राम बनाओ। अगर डायग्राम आप लोग बनाते हो तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसान होगा, और अगर आपसे डायग्राम नहीं बनता है तो क्वेश्चन करने में बहुत ही तकलीफ होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन मान लो एक टावर है यहाँ, ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है, एक झंडा गड़ा हुआ है, ये मान लो एक घंटा है, सही सही है। इसमें ये कह रहा है कि यहाँ से 70 मीटर की दूरी पे इसका एलिवेशन और इसका एलिवेशन दोनों आपसे दिया गया है। इसका दिया हुआ है आपका 45 डिग्री और ये जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गई कि क्या मैं बताने वाला हूँ। यहां से इसका मैं वर्टिकल हाइट ले रहा हूँ, पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो इसमें पूछा क्या गया है आपसे, आपसे पूछा गया है कि टावर की हाइट बताइए कि कितना होगा, यानी कि ए सी इक्वल टू क्या होगा, एंड दूसरा आपसे पूछा गया है कि सी डी इक्वल टू क्या होगा, यानी कि फ्लैग की हाइट क्या होगा। समझ गए? अगर ये आपसे इतना समझ में आ गया तो आप आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो फ्लैग टावर की हाइट है बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 70 मीटर है, ये 70 मीटर है। तो यहाँ से tan थीटा का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ पे ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 45 डिग्री होगा ए सी अपॉन ए बी। समझ गए? ए सी अपॉन ए बी होगा। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और ए सी का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता है, क्योंकि ए सी ही हमें फाइंड करना है, बट ये हमें पता है कि 70 है। तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया 70 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितना निकल के आ गया 70 मीटर निकल के आ गया। अब हम इसमें सेकंड पार्ट क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, tan थीटा का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा एडी अपॉन एबी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 और इनटू एबी इक्वल टू एडी निकल के आएगा यहाँ से। समझ गए? अब इसमें क्या करना है, एडी को क्या लिख सकते हैं हम, एडी को लिख सकते हैं AC प्लस CD, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एबी का वैल्यू कितना है 70 √3 हो गया, और एडी का वैल्यू कितना होगा AC प्लस CD, और AC का वैल्यू कितना है 70 डिग्री है आपका। तो यहाँ से मैं अगले लाइन में लिख रहा हूँ 70 √3 इक्वल टू 70 प्लस CD। 70 को हम RHS में लेकर LHS में लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ना CD इक्वल टू कितना निकल के आया 70 √3 माइनस का 70, और यहां से ये कितना आ जाएगा 70 कॉमन ले लो, √3 माइनस का 1 मीटर। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो √3 का वैल्यू आपको पता है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अगर वहां से पुट करो तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 0.732 इंटू 70। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको जल्दी से आप लोग कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार रिपीट किया गया, फ्लैग वाला क्वेश्चन, ब्रिज वाले क्वेश्चन, और फिर इसी में से आपका लेंथ ऑफ द रिवर पूछ देगा कि लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना है, इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, एक ट्री वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि ट्री बीच में से ब्रेक हो गया है तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो चलो इसमें आप पहले ट्री वाला ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, पहले मैं ट्री वाला क्वेश्चन एक बार निकालता हूँ, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। जल्दी से इसको टर्न कर लो। आपका ये है क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ द वर्टिकल टावर स्टैंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है वर्टिकली स्ट्रेट ट्री, आप लोग लिखना क्वेश्चन नंबर 14, वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई, 15 मीटर हाई
is broken by the wind, is broken by the wind in such a way, in such a way that its tip, that its top just touches the ground, just touches the ground and makes an angle 60 degree, and makes an angle 60 degree with the ground, with the ground. At what height from the ground did the tree break? At what height from the ground did the tree break? Did the tree break? यानी कि कितनी ऊंचाई पे आपका ये जो है ट्री जो है, ट्री ने टूटा है, कितनी हाइट पे ये ट्री टूट गया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्री वाले क्वेश्चन। या फिर इसमें टोटल लेंथ ऑफ द ट्री पूछ देगा। अगर यहाँ पे लेंथ नहीं दिया रहेगा ट्री का, तो आपसे फाइनली पूछेगा इतने मीटर की दूरी पे डाक टच कर रहा है तो ट्री की लंबाई बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसी को घुमा घुमा के 2-3 तरीके से पूछ देता है। तो पहला ये एक तरीका होगा। दूसरे में आपको यहाँ पे पहले डायग्राम बना दे रहा हूँ, ध्यान देना। ये मानो ट्री है, इसकी लंबाई टोटल कितना है? 15 मीटर। ठीक है, ये बीच में से मान लो ऐसे टूटा और यहाँ पे जाके टच कर रहा है, और ये टच करने के बाद कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये वाली हाइट तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये और यहाँ पे टच जाके करेगा। समझ गए? पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये टोटल हाइट 15 है, तो अगर इसमें हम x इसमें मान लेते हैं, कितना आ जाएगा? 15 माइनस x आएगा ना, तो 15 माइनस x हो जाएगा। और ये आपका क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। अब इसमें पूछा क्या गया आपसे कि ये जो है कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी ट्री कितनी ऊंचाई से आपका टूट के जमीन पे लाकर टकराया है। तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले एज्यूम कर लो ए बी सी डी, यानी कि एडी जो है ट्री की हाइट। चलो देखते हैं यहां से इंट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, tan नहीं, यहाँ पे sin 60 डिग्री लिखो। sin 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin 60 डिग्री आपका हो जाएगा AC अपॉन BC। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3/2। ये आपका हो गया √3/2 इक्वल टू AC का वैल्यू कितना हो गया? x, और BC का वैल्यू कितना हो गया आपका? 15 माइनस x। समझ गए? तो ये अब इसके बाद क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, या फिर इतना ही रहने दो। यहां से क्या हो गया? √3 15 माइनस x इंटू इक्वल टू 2x। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 15 √3 माइनस √3x इक्वल टू 2x। समझ गए? इसे RHS में लेकर चले जाओ तो ये कितना आएगा? 15 √3 इक्वल टू 2x प्लस √3x। समझ गए? यहां से x अगर कॉमन लोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? यहाँ चलो x कॉमन ले लेता हूं मैं। 15 √3 इक्वल टू x कॉमन ले लो 2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 को इधर डिवाइड में ले आओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू जो आपकी आएगी 15 √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब इसको अगर रेशनलाइज करोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, और यहाँ से 15 √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। समझ गए? तो ये आपका 15 √3 2 माइनस √3 आ गया। इसको अगर फर्दर सोल्व करोगे तो कितना आएगा?
15 इंटू 2 30, 30 अंडर रूट 3 माइनस 15 इंटू 3 कितना हो गया 45, तो ज्यादा आ गया, कम आया 45 45, ये आ गया आपका मीटर। तो ये आंसर निकाल सकते हो, और ये अंडर रूट 3 वैल्यू पुट करोगे तो 1.732 यानी कि 45 से ज्यादा होगा। तो इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 15। तो इस तरह एक क्वेश्चन आपसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में पूछा जाता है। तो आप लोग देख सकते हो, बहुत ही आराम आराम से आपको क्वेश्चन करना है, बहुत कोई जल्दीबाजी नहीं मचाना है। और एक चीज ध्यान देना कि आप लोग इतना भी धीरे मत करना कि जब आपका टाइम ही खत्म हो जाए। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उसमें इतना स्लो चलते हैं स्टार्टिंग में कि भाई चलो बहुत टाइम है, लेकिन टाइम खत्म होने में आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब टाइम खत्म हो गया। तो इसको शुरू से ही स्टार्टिंग से ही ऐसे स्पीड से चलना जिससे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाए। फिर आपका पर्सन observed the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the tower, of the top of the tower as 30 degree, as 30 degree, ठीक है। He walked 50 meter, he walked 50 meter towards the foot of the tower, towards the foot of the tower, foot of the tower, समझ गए। along the level ground, along the level ground, level ground, and the and found the angle of elevation, of the top of the tower, is 60 डिग्री। मतलब 50 मीटर चलने के बाद इसने क्या पता लगाया कि हमें टॉप ऑफ द टावर से एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, समझ गए। तो इस टावर की ऊंचाई आपसे पूछा गया है। चलो इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, आप लोग एक बार रीड करो और इसके बाद आपको करने की कोशिश करो। और इससे पहले आप लोग डायग्राम इसका बना लो, डायग्राम बना लोगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। और अगर डायग्राम आपसे नहीं होता है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग चाहकर भी गलत कर दोगे। आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन डायग्राम आपको जरूरी है। पहले क्वेश्चन डेटा चेंज हो जाएगा तो आप लोगों को करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल चीज नहीं है। तो यहाँ से देखो एक टावर है, इसकी ए और बी नाम मैंने दे दिया, समझ गए। ए भी एक टावर है। अब एक बंदा है, एक बंदा कहाँ है, इसमें 50 मीटर दूरी पे, समझ गए। यानी कि मान लो पॉइंट सी पे, समझ गए। तो सी पॉइंट पे, और यहाँ से इसने क्या पता लगाया कि ये एंगल ऑफ इसका एलिवेशन जो है आपका 30 डिग्री, समझ गए। ये फिर यहाँ से क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है किधर, टावर की तरफ, इधर आगे की तरफ चलना शुरू करता है। पर ये 50 मीटर नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ से 50 मीटर चलता है। यानी ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है कि ये सी से डी तक चला जाता है, और ये कितना दूरी है 50 मीटर। और ये पता लगाता है कि यहाँ से जो है डी से ये 60 डिग्री का एंगल बना। इस समय एक बार रिपीट करना, उसे समझना है। एक टावर है जिससे एक बंदा, मान लो कोई सी है, जो कितनी दूरी पे है हमें नहीं पता है, लेकिन ये हमें पता है कि टॉप ऑफ द टावर से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। और यहाँ से जैसे ये 50 मीटर दूरी डिस्टेंस डेवलप करता है, तो यहाँ से ये डी पॉइंट से ये देखता है टॉप ऑफ द टावर पे, तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसे 60 डिग्री का पता लगता है। अब इसमें पूछा क्या गया आपसे कि हाइट ऑफ द टावर क्या हो, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया।
तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टावर और उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो जरा देखते हैं कैसे कैसे होगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 60 डिग्री आपका होगा ए बी अपॉन ए डी। तो ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी इक्वल टू ए डी इंटू tan 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3, यानी कि √3 इंटू ए डी। समझ गए, यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दूसरे वाले ट्रायंगल पे लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ए सी बी, या फिर ए बी सी कर लो, ए बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, tan 30 डिग्री आपका आएगा ए बी अपॉन ए सी, आएगा ना। तो यहां से ए बी का लंबाई कितना होगा, ए बी का जो आपका लंबाई होगा ए सी इंटू tan 30 डिग्री। तो यहां से tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√3। तो यहां से ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ए सी अपॉन √3। तो ये आपका दो इक्वेशन बन गया, फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो इस तरह से दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट पहले करेंगे। तो यहां से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से आप लोग देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन √3 इक्वल टू √3 इंटू ए डी। अब यहां से √3 को आरएचएस में लेकर चले जाओ, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और यहाँ ए सी को क्या लिखोगे आप लोग, ए सी को लिख सकते हो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी अपॉन, अपॉन में जो है लिखा हुआ इधर लेकर चले जाओ 3 इंटू ए डी। समझ गए, ए डी हो गया। अब यहां से डीसी की लंबाई कितनी दी हुई है, डीसी आपका 50 है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये प्रूव कर दे रहा हूँ 50, 3 इंटू एडी हो गया। अब एडी को आरएस में लेकर चले जाओ, यहाँ से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 3 एडी माइनस का एडी इक्वल टू 50 हो गया, यानी कि 2 एडी इक्वल टू क्या आ गया, 50। और एडी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 25 मीटर। तो ये आपका एडी की वैल्यू आ गया। अब जब एडी का वैल्यू आपका निकल के आ गया है, तो यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हो, दूसरा वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दूसरा है कि हाइट ऑफ द टावर फाइंड कर सकते हो। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा आपका, एडी इक्वल टू, यानी कि ए बी इक्वल टू √3 इंटू एडी होगा। तो √3 25 √3 मीटर, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हाइट ऑफ द टावर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। और इसके बाद हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़े हुए 5 से 7 क्वेश्चन देखेंगे, जो पूछा जाता है 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से आप लोग पहले नोट डाउन करो। तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मैं जिस तरह के क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, और उन 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करना। समझ गए ना। तो इसमें सबसे पहले आपको 2-3 फार्मूला मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे, और फार्मूला करने के बाद फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को फार्मूला तो आता ही होगा, और अगर नहीं आता है जिस बच्चे को, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। तो सबसे पहले इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोगों को आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो गलत बात है, आपको इतनी बार पढ़ाई हो चुकी है, अब अगर नहीं आता तो आपको रिवीजन और बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एंड ये कहां तक चला जाता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक चला जाता है, यानी कि लास्ट टर्म तक ये ऐसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक होता है कॉमन डिफरेंस। अगर मान लो nth टर्म का फॉर्मूला पूछा जाए, nth टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को ही क्या लिखते हैं, an लिख देता है कभी कभी, an लिखता है, tn लिखता है, या फिर ln लिखता है। इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए आपसे, तो फॉर्मूला आपको सेम ही अप्लाई करना है, कोई अलग से नहीं। इसके बाद आपसे जो सेकंड पूछा जाता है, एशियन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स।
सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है, n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल, एल क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म है। अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और ये अगर नहीं पता है तो हम दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। तो इस फार्मूले का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अगर डेटा आपको अप्रोप्रिएट दिया हुआ है तो ये आपका दो तीन फार्मूला है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया आप लोगों से, यहां ध्यान देना, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी थ्री डिजिट numbers are divisible by 7। यानी कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर कितने हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहां से होता है। आपको मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं यहाँ पे। तो तीन डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है और कहां तक चला जाता है, 999 तक चला जाता है। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन होगा जो 7 से डिविजन होगा, तो सबसे छोटा आपका 105 होगा। और इसमें 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसमें 5 अगर माइनस करो तो लास्ट टाइम कितना बन के आएगा आपका 994। इसका डिवाइड करके देख सकते हो, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 7 से। समझ गए। और अगर नहीं समझ में आया तो इस 999 में आपको 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो 999 में माइनस कर देना, वही आपका लास्ट टर्म निकल के आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। अब इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है, क्योंकि हर बार 7 ही ऐड करेंगे। और फर्स्ट टर्म पता हो गया यानी कि ए है और एल पता हो गया। अब इसमें एन का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि कितने नंबर आपसे आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो इसमें एल का फॉर्मूला लगा लो, एल एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एल एन आपका कितना दिया हुआ है, 994। तो यहाँ पे आपका 994 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म 105 हो गया, प्लस में एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू आपका 7 हो गया। समझ गए। इसके बाद हमारा इस तरफ हमने लाकर माइनस अगर करोगे तो कितना आएगा, ये 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। तो यहां से अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 494 और 894, 894 में से 5 माइनस करोगे तो 889 आपका आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू 7 हो गया। समझ गए। इसके बाद आपको 7 से इस तरफ लाकर डिवाइड कर देना है, आपका यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। 7 को आरएच मिला 889/7 इक्वल टू एन माइनस वन। और डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ आ जाएगा 7 1 7 यानी कि 1, 7 2 14 और 7 7 50 इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन का जो वैल्यू है 128 निकल के आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इसी में आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर 99। इस तरह से 4 डिजिट नंबर आपसे अगर पूछा जाए, 4 डिजिट नंबर 1000 से लेके 9999 तक जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें पूछा गया जाएगा सेम तरीके से, आप लोग को पैटर्न बस चेंज कर सकता है, इसमें क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज कर सकता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। समझ गए ना। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया हो, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। और अगर आता है तो 2-3 क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग और प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP 14, 20, 26 will be 72, will be 72 more than
41 टर्म। यानी ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है, आपको समझने की जरूरत है। इसमें पहले हमें फाइंड क्या करना है कि कौन सा टर्म जो है, अगर मान लो हमारा एथ टर्म है, एथ टर्म जो है 41 टर्म से, यहाँ पे पहले 41 टर्म प्लस 72, इस तरीके से आपसे इसमें घुमा कर पूछा गया। तो चलो इसको पहले मैंने सॉल्यूशन ही समझा दिया, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि कौन सा टर्म आपका जो है 41 टर्म से 72 ज्यादा है। तो आप लोग चलो बताओ पहले, इसमें एन का वैल्यू फाइंड करना है आप लोगों को। तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 41 टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 40d, a प्लस 40d प्लस का 72 हो गया। ए से कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन का वैल्यू तो हमसे पूछा ही गया है, और डी कितना इसमें है, 20 माइनस 14 कितना होगा, 6, यानी यहाँ पर 6 हो गया, ये कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये भी होगा 6 प्लस में 72। यहां से n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 4 कितना होगा, 240 प्लस 72। आगे सॉल्व करोगे तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू बाद 2, ये हो गया 7 और 4 11, यानी कि 2 और 1 3 हो गया। 6 से इधर ले जाकर डिवाइड कर देना है आपको, 312/6, 6 इंटू 5 हो गया, 6 इंटू 2 हो गया, समझ गए। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 53, यानी कि जो 53rd टर्म होगा वो आपका कितना, 72 ज्यादा होगा इससे, 41 टर्म से। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आपको क्वेश्चन प्यार से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, समझ गए। इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान देना, इसको इतनी देर में आप लोग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ 3 terms of an AP, 3 terms of an AP is 21, and product of the first and the third term and product of first and the third term, first and third term exceeds the second term, exceeds the second term by 6. Find 3 terms, यानी तीनों टर्म्स को फाइंड करके दिखाना है आप, समझ गए। तो इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है वो आपको ध्यान से समझना है और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन करना है। इसमें क्या होगा, आप लोग पहले समझो, एज्यूम क्या करना है, मानना क्या है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट 3 terms are a minus d, a and a plus d। तो ये आपका 3 टर्म यहाँ पे है, समझ गए। इन तीनों टर्म को अगर हम क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, तो तीनों का सम पहले क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a प्लस डी और a माइनस डी और a, इन तीनों को ऐड करने के बाद 21 आ रहा है। तो d से d कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3a इक्वल टू 21 हो गया, 3 से कितनी बार 7 कैंसिल हो गया, a का वैल्यू 7 हो गया। अब जो आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, अगेन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6, यानी सेकेंड टर्म से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो इसमें ऐड कर दिए, तो इन दोनों का वैल्यू 7 है, तो 7 यहाँ पे रख लो, 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस का डी इक्वल टू 7 प्लस 6, 7 और 6 कितना हो गया, 13, और यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी 7 स्क्वायर माइनस
डी स्क्वायर इक्वल टू 13, यहाँ पे 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 13 हो गया। यहाँ से डी स्क्वायर को आरएचएस में लेकर चले जाओ, यानी कि 49 माइनस 13 इक्वल टू डी स्क्वायर हो गया। यहाँ से 13 अगर माइनस करोगे तो 9 और 4 यानी कि बचेगा डी स्क्वायर इक्वल टू 36, सॉरी 36। हाँ, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 6। तो ये आपका डी का वैल्यू निकल के आ गया। जब डी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, तो तीनों टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए माइनस बी। ए कितना है आपका, ये आपका 7, 7 माइनस 6 हो गया। तो 7 माइनस 6 करोगे तो 1 हो जाएगा। सेकंड टर्म कितना होगा, 7 होगा। और थर्ड टर्म कितना होगा, 7 प्लस 6 होगा, यानी 13। तो 1, 7 और 13। और इसका उल्टा भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ माइनस भी है, तो माइनस वाला भी सेकंड एपी क्या बन जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 13, 7, 1 भी हो सकता है, 3 लगातार। ठीक है ना। तो इसको चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपके सामने लिखा हुआ। इन सारे क्वेश्चंस को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर होता है तो एपी आप लोगों के लिए बहुत आसान चैप्टर है, समझ लेना ये बात। एपी अगर नहीं होता ना तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो दैट 18 नंबर क्वेश्चन है, सो 19 है, सॉरी 19 है ये। सो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। यानी कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो कंडीशन दिया हुआ है ए आपका एपी में होगा। तो इसको कैसे करोगे, एपी के लिए क्या करना चाहिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन आपको फॉलो होता है तो जाकर ये क्या होगा, एपी में होगा, और अदरवाइज नहीं होगा आपका। तो चलो इसको मैं बता रहा हूँ, या फिर आप लोग उससे पहले जल्दी से कोशिश करो। एपी में होने के लिए दो लगातार टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को भी ये करने आना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर ये दोनों कंडीशन आपका बराबर आता है तो इसका मतलब ये एपी में है, और नहीं अगर बराबर आता है तो नहीं। तो सेकंड टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए। यहां से सॉल्व करो इसे। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करली ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab करली ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया आपका, एक यहाँ पे 2ab बच गया। यहाँ से आगे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2ab के बराबर, यानी कि 2ab जो है 2ab के बराबर आ गया। तो ये अगर दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम निकल के आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एपी को फॉलो करेगा। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। आप लोग सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो, और सेपरेटली सॉल्व करके इसको दोनों को आपस में बराबर कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका सम के फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, सम के फॉर्मूले पे बेस्ड है। अभी तक हम लोगों ने लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। अब जो है हम दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और उसकी मदद से हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, और उसकी मदद से हम लोग इसका क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं। द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। द सम ऑफ 7 टर्म्स of an AP
is 49 and that of 17 term, that of 17 terms is 289. फिर क्या करा, फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स। बहुत ही आसान सवाल है अगर आपको करने आता है तो, और नहीं करने आता है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। अभी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ज्यादा हार्ड नहीं करवा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो एपी से आता है बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आता है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ज्यादा आपको चांसेस है गलती होने के, कहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपका ट्रिगोनोमेट्री में रहता है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में रहता है। तो उन दोनों चैप्टर को मैं बहुत अच्छे तरीके से भी करवाया हूँ, तो उसको रिवीजन करना आप लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप खुद करना एक बार। सबसे पहले S7 दिया हुआ है, S7 कितना दिया हुआ है आपका 49 दिया हुआ है, एंड सेकंड क्या दिया हुआ है S17 आपका 289 दिया हुआ है। तो पहले S7 का फॉर्मूला निकालते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 49। तो n का वैल्यू कितना है 7 है, यहां से 7 पुट कर लो, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 49। तो यहां से 7 से ये 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए। फिर यहां से 2a प्लस 6d इक्वल टू 2 इधर लेकर जाओगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 14 हो जाएगा, समझ गए। तो कैलकुलेशन को आसानी से आप लोग कर सकते हैं, तुम्हें दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो गया आपका 14 हो गया, 2 से 7 टाइम्स में फिर कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम तरीके से एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे जो कि क्या दिया हुआ है S17, तो n/2 फिर से वही करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब यहाँ से 16 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 16/17/2 इंटू 2, यहाँ पे क्या रहेगा a प्लस 8d इक्वल टू 289। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 17 से ये 17 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व आप करते हो तो यहाँ से a और d का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ देखना आप लोग ध्यान से, फ्रॉम यहाँ पे अगर नहीं दिखता है तो यहाँ पे दिख रहा हूँ, इधर ध्यान देना। फर्स्ट इक्वेशन कितना, चलो यहाँ पे इस तरफ अगर लिख लियो तो इधर में मिटा दूं आप लोग को, इधर मैं मिटा रहा हूं इस तरफ, और यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करके। यहाँ पे आपका a प्लस 3d इक्वल टू 7 और यहाँ पे क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो ये दोनों माइनस कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 10 हो गया, 5 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, d का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ गया। अब जो d का वैल्यू आया है उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ a प्लस 3d इक्वल टू 7 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a का वैल्यू हमारा 1. अब इसमें क्या पूछा गया आपसे कि n टर्म का सम बताओ, तो n टर्म का सम क्या होगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a और d का वैल्यू हमें पता है, पुट कर देते हैं। n का वैल्यू हमें नहीं पता है, 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहां से आ गया आपका n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से n/2 इंटू 2n हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आपका निकल के आ गया n²। यानी कि n टर्म्स का सम कितना आएगा n² के इक्वल हो। इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आप इन दोनों 2-3 क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करना, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतरीन आप एग्जाम करके आओगे, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, the first term of an AP
is 5. 5. The last term is 45 and sum is 400, यानी कि तीन चीजें इसमें दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड द number of terms and common difference। तो ये दो चीजें आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया कि आपका सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n का वैल्यू पूछा गया है और दूसरा आपसे कॉमन डिफरेंस यानी कि d का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। और तीन चीजें इसमें दी हुई है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और सम ऑफ n टर्म्स आपका दिया हुआ। ठीक है ना। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से कर लोगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो आपको खुद करना है। इसमें आपका a man saved ₹1600 ₹60,500 in 10 years। ठीक है, यानी कि 10 साल में इतने पैसे बचाते हैं उसमें। इन each year after the first he saved ₹100 more than he did in preceding years। How much did he save in the first year? How much did he saved in first year? यानी कि पहले साल में उसने कितने पैसे बचाए थे। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेना आप लोग। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आदमी जो है जो 10 साल में 16,500 रुपए बचाता है। अब हर एक साल वो 100 रुपए, मान लो फर्स्ट ईयर में हमने 10 रुपए बचाया तो 100 रुपए फिर अगले साल ज्यादा बचाएंगे, यानी कि 110, फिर उसी तरीके से 210, फिर 310, इसी तरीके से वो बढ़ते जाएगा अगले 10 साल तक। अब इसे पूछा क्या गया कि फर्स्ट ईयर में कितने पैसे ये सेव किया था, कि ए का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 22 आपको करके दिखाना है। इसमें सिंपल सा क्या पूछा गया है, आपका फर्स्ट टर्म पूछा गया, सिंपल ही कह सकते हो। तो चलो इसी के साथ हम लोगों ने आज 3 चैप्टर कवर किया। फर्स्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर किया, सेकंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कवर किया, और उसके बाद हमने लास्ट देखे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 7 से 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग घर बैठ के प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही आप लोगों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आने वाला 2 दिन आपके लिए बहुत ही क्रूशियल साबित होने वाला है। तो चलो आज का सेशन हम इसी के साथ यहीं पे क्लोज करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।